वेलकम स्टूडेंट स्टडी एट द उत्तराखंड की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि क्लासेस एक बार फिर से कंटिन्यू हो गई हैं और हम लोग इससे पहले लास्ट आई थिंक 1 मंथ बिफोर हम लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी का जो चैप्टर लेके चल रहे थे उसमें हम लोगों ने क्लास 8 तक कंप्लीट कर लिया था। क्लास 8 से हमने स्टार्ट किया था जैव विविधता और जैव विविधता प्रवणता, इन सब टॉपिक को हमने कवर किया था। ठीक है। और आज जो हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा वो रहेगा जैव विविधता हॉटस्पॉट, वो क्या होता है और जैव विविधता ह्रास के या उसके जो निरंतर उसकी गिरावट के क्या कारण है तथा इसका संरक्षण किस प्रकार किया जाएगा, उससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। ठीक है। और कुछ थोड़ा बहुत नोट्स भी आपको डिटेल में दिया जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहते किसको हैं। तो हॉटस्पॉट ऐसे स्थान को कहा जाता है जहाँ पर विभिन्न प्रजातियों की प्रचुरता होगी। ठीक है। और प्रजातियां मतलब जहाँ पे जीव जंतु भी रहेंगे, पौधे वनस्पति भी रहेंगे और पारिस्थितिक विभिन्नता भी रहेगी, तो ऐसे स्थानों को जैव विविधता कहा जाता है। तो उसमें क्या होता है कि मुख्यतः बात है कि किसी एक प्रजाति की प्रचुरता नहीं होती, एक ही विभिन्न प्रजातियों की बहुत अधिक मात्रा होती है। ठीक है। तो इसे ही जैव विविधता हॉटस्पॉट कहा जाता है। और अगर बहुत डीप में पूछा जाएगा तो सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स के द्वारा 1988 में इस शब्द का प्रयोग किया गया था। अब हम सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब इन प्रश्नों पर हमें विचार करना है और देखना है कि किस प्रकार ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बने हुए हैं। देखिए, IAS 2009 का प्रश्न है। निम्नलिखित क्षेत्र पर विचार कीजिए। पहला, पूर्वी हिमालय, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। उप उपयुक्त में कौन से जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं। ठीक है। तो ये इन स्थानों की अगर बात करें तो जो पूर्वी हिमालय है, ठीक है, पूर्वी हिमालय, पूर्वी मतलब हिमालय मतलब हमारा जो आप मान के चलिए उत्तराखंड के निचले भाग से लेकर अगर जैसे ये हमारा भारत हो जाता है तो यहाँ हमारा उत्तराखंड है, इससे उत्तराखंड से लेकर आप आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो हिमालय का भाग है इसे आप पूर्वी हिमालय कहते हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी हिमालय। बाकी पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र हॉटस्पॉट में नहीं आता है और उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया भी हॉटस्पॉट में नहीं आता है। ठीक है। तो इससे आप देखे चलेंगे, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल, ठीक है, आप हॉटस्पॉट यह वर्ड याद रखेंगे, ताप स्थल थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है एग्जाम में, याद रखना। ठीक है। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का प्रश्न है। भारत में जैव विविधता के कौन से हॉटस्पॉट हैं। देखिए इसमें क्या है, पश्चिम हिमालय एवं पूर्वी घाट। ठीक है। पश्चिम हिमालय व सुंदरबन, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, ये दो भारत में महत्वपूर्ण स्थान हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित तत्वों में विचार कीजिए। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है। ठीक है। और इसका क्या है, दूसरा क्या कथन है, भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट अर्थात पूर्वी हिमालय, पश्चिम हिमालय, पश्चिमी घाट तथा अंडमान एवं निकोबार हैं। ठीक है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों कथन गलत हो जाएंगे। ठीक है। ये दोनों के दोनों गलत कथन हो जाएंगे। ठीक है। देखिए, जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उस कटिबंधीय प्रदेशों में नहीं पाई जाती, ठीक है, बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाई जाती है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है। उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाई जाती है। ऐसा नहीं कि जहाँ पर हमेशा आर्द्रता बनी रहेगी वहीं पर जैव विविधता रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, भारत में क्या है, 4 जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट जो हैं वो अलग हैं। ठीक है। तो ये जो 4 हॉटस्पॉट हैं इनके नाम इस प्रकार हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हिमालय हॉटस्पॉट। ठीक है। हिमालय हॉटस्पॉट के अंतर्गत हमारा पूर्वी हिमालय आ जाता है। ठीक है। और श्रीलंका हॉटस्पॉट, अब आप तो सोचेंगे श्रीलंका हॉटस्पॉट, नाम तो श्रीलंका हॉटस्पॉट है लेकिन भारत का पूछा जा रहा है, लेकिन श्रीलंका हॉटस्पॉट जो है उसके अंतर्गत में भारत का जो पश्चिम घाट है और पश्चिमी घाट वाला इलाका इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक हो गया, दो आपको याद हो गया। तीसरा, इंडो बर्मा हॉट, इनका नाम है। ठीक है। आपको घबराना नहीं, ये नाम है हॉटस्पॉट के जो भारत में पाए जाते हैं। ठीक है। तो इंडो बर्मा हॉटस्पॉट में कौन सा भाग आ जाता है, इसमें अधिकांश पूर्वोत्तर भारत और अंडमान द्वीप समूह का कुछ भाग आता है इंडो बर्मा में। ठीक है। और सुंडालैंड, ये चौथा नाम है, याद रखेंगे। इसके अंतर्गत जो हमारा अंडमान के नीचे जो निकोबार द्वीप समूह है वो आ जाता है। तो भारत में पाए जाने वाले जो हॉटस्पॉट हैं वो इनके अंतर्गत आते हैं। इन्हीं हॉटस्पॉटों का नाम है हिमालयन हॉटस्पॉट, श्रीलंका हॉटस्पॉट, इंडो बर्मा हॉटस्पॉट और सुंडालैंड। ठीक है। इस चीज़ को आप याद रख के चलेंगे। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो इस प्रकार ये दोनों के दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है। ठीक है। तो कौन सा माना जाता है, तो इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह माना जाता है और इसका कुछ भाग तो सुंडा में आता है और कुछ भाग जो आता है वो किस में आता है, वो आ जाता है श्रीलंका हॉटस्पॉट में। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखते हैं।
भारत के जैव विविधता प्रखर स्थल मतलब हॉटस्पॉट कौन से हैं? तो अब यहाँ पे आपको दो चीज़ याद रखनी है, ठीक है। एक तो आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ठीक है। यहाँ पर हमारे दो प्रमुख हॉटस्पॉट वाले स्थान हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है, ठीक है। तो कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है, अब आपको यहाँ पे बड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा। इसमें जो है हिमालय है, उत्तर पूर्वी भारत है, पश्चिमी घाट है, विंध्य नहीं है, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कथन है और उसका कारण दिया गया है, ठीक है। देखो, कथन कहता है लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवता अधिकता में वृद्धि करते हैं, ठीक है, लिम्नेटिक क्षेत्र में। दूसरा, लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। पहले तो आप समझिए लिम्नेटिक क्षेत्र क्या होता है। देखिए, पानी का ना एक खुला क्षेत्र जो होता है, मतलब जैसे मानकर सागर को आप एक लिम्नेटिक क्षेत्र कह सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। तो खुले क्षेत्र में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश, पोषक तत्वों की उपलब्धता बहुत प्रचुर होती है। और ऐसे वातावरण में जो हमारे फाइटोप्लैंक्टन है, जिसे हम पादप प्लवक कहते हैं, ठीक है, इनका निर्माण बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही सही है, कथन भी सही है और उसका कारण भी सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट, श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्र को जैव विविधता के प्रखर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है, ठीक है। तो कौन से मानकों के हिसाब से प्राप्त हुई है, तो अब मानक देख लेते हैं, ठीक है। एक तो जाति बहुलता, बिल्कुल ठीक है, ओके। दूसरा क्या है, वानस्पतिक घनत्व, ये भी बिल्कुल ठीक है। और जो भारत की बात अगर की जा रही है, ठीक है, एक माफ़ कीजिएगा, सॉरी मैं गलत हो गया, वानस्पतिक घनत्व को नहीं दिया गया मान्यता यहाँ पर दिया गया है जाति बहुलता, दूसरा स्थानिकता, ठीक है, और एक आशंका बोध, ठीक है। तो इनके आधार पर इनको मान्यता दी गई, 1, 3 और 5, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। ये आपका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। अगला देखिए, जैव विविधता ह्रास के या जैव विविधता में जो हमारा गिरावट होती है उसके प्रमुख कारण क्या है। उसमें प्रमुख कारण आप समझ सकते हैं, प्राकृतिक पर्यावासों का विनाश हो जाना, प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन हो जाना, विदेशी प्रजातियों का अतिक्रमण, वन क्षेत्रों का विनाश, औद्योगिकरण, अवैज्ञानिक तरीके से खनन आदि अवैध शिकार, ये इसके नुकसान होते हैं, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं किस प्रकार इसका हो रहा है। और इसमें एक तो इसके संबंध में जो पहला प्रश्न है हमारे सामने, जैव विविधता नाश के क्या कारण है, ठीक है। तो जीवों के प्राकृतिक आवासों की कमी, पर्यावरण प्रदूषण, वनों का नाश, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है जहां पर जैव विविधता का संकट उत्पन्न हो सकता है। तो सबसे पहले वैश्विक तापन, बिल्कुल ठीक है, वैश्विक तापन जैव विविधता संकट उत्पन्न हो सकता है। आवास का विखंडन, ये भी बिल्कुल ठीक है। विदेशी जाति का संक्रमण, ये भी बिल्कुल ठीक है। शाकाहार को प्रोत्साहन, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। शाकाहार को प्रोत्साहन देना जैव विविधता के लिए संकट नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, माफ कीजिए, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है, तो इसका क्या कारण हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, ये जहाँ तक मुझे लग रहा है यूपीएससी का प्रश्न है, ठीक है, देख लेते हैं। पहला कारण ये दिया गया है, शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है, ठीक है। ऐसा नहीं है, जनसंख्या वृद्धि होने के बाद शिकारियों की संख्या में वृद्धि ज़्यादा नहीं हुई है, ये तो गलत हो जाएगा। जैविक कीटनाशक तथा जैविक उर्वरक का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जैविक कीटनाशक अगर प्रयोग करेंगे और जैविक उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो इससे हमारे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होगा, और साथ ही साथ पक्षियों के निवास स्थान पर इसका फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये भी हो गया। अगला है, पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई, ये बिल्कुल ठीक है। और चौथा, कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक, मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस 2001 का प्रश्न है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कथन और कारण दिया है, ठीक है। कथन है, उष्ण कटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि कौन सा कथन सही है, तो ये बिल्कुल ठीक है, ओके। अगला देखते हैं, तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती, ठीक है। तो तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती, ये भी सही है, और उसका कारण और व्याख्या दोनों ही सही है, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तराखंड में जैव विविधता ह्रास का कारण नहीं है। बड़ा आसान प्रश्न है,
ये पीसीएस में आया था, उत्तराखंड पीसीएस में। सड़कों का विस्तार बिल्कुल कारण है, नगरीकरण बिल्कुल कारण है, बंजर भूमि का वनीकरण, भाई ये तो जैव विविधता को बढ़ाने का कार्य है, तो हास का कारण तो कैसे हो सकता है। और कृषि का विस्तार, अगर सुनियोजित कृषि की जाती तो ये जैव विविधता का कारण नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा ठीक इसका। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो बढ़ोतरी के उत्तरदायी नहीं है, याद रखना है, ठीक है। तो उत्तरदायी है कौन सी है, पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकता बिल्कुल ठीक है, मध्य व्यवधान बिल्कुल ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र की आयु ये भी ठीक है, पोषण स्तर की कम संख्या, ठीक है, ये बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है, ठीक है, बाकी सब उत्तरदायी हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब है जैव विविधता का संरक्षण, ठीक है, ये संरक्षण संबंधित प्रश्न आएंगे। निम्नलिखित में कौन जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। तो रणनीति, महत्वपूर्ण रणनीति कौन सी हो जाएगी, देखिए, जैव मंडल रिजर्व, वानस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, जंगली जंतु अभ्यारण्य, ठीक है। तो इसमें सबसे बढ़िया होता है जैव मंडल रिजर्व, ठीक है। तो जैव मंडल रिजर्व, क्योंकि जैव मंडल की स्थापना का उद्देश्य प्राकृतिक एवं अर्ध प्राकृतिक भूमि पर इन सीटू में बताऊंगा क्या होता है, ठीक है, जैव विविधता का संरक्षण करना, ठीक है। और जैव विविधता संरक्षण के लिए इन सीटू और एक्स सीटू दोनों प्रकार की तकनीकें अपनाई जाती हैं, लेकिन जो जैव मंडल रिजर्व में इन सीटू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा इन सीटू एक्स सीटू क्या है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु सब स्थानीय इन सीटू पद्धति नहीं है, ठीक है। तो इन सीटू पद्धति के अंतर्गत देखो होता क्या है कि देखो, जैसे सबसे पहले आप समझते हैं इन सीटू, ठीक है। तो जब किसी भी प्रजाति, चाहे जैसे वो लुप्तप्राय है या लुप्तप्राय नहीं है, उसका हमें संरक्षण करना है, तो ऐसी प्रजाति जिसका जो संरक्षण उसी के प्राकृतिक आवास में किया जाता है। जैसे मान के चलिए, एक पक्षी है, ठीक है, उस पक्षी का जो प्राकृतिक आवास का है वो जंगल ही है, ठीक है। लेकिन कभी कभी पक्षियों को हम चिड़ियाघर में भी रखते हैं, या आप जैसे मान के चलिए जैसे लॉयन है, ठीक है, वो भी जैव विविधता का एक प्रमुख अंग हो जाता है, ठीक है। तो लायन का संरक्षण हम क्या करते हैं, कभी कभी चिड़ियाघर में कर लेते हैं, या उसके लिए कुछ स्पेशल पिंजरा बना देते हैं, संरक्षण तब भी कर रहे हैं, उसको खाना पीना सारे दे रहे हैं, तो लेकिन उसका प्राकृतिक आवास कौन सा है, जंगल ही है ना, ठीक है। तो अगर हम प्राकृतिक जो उसका आवास है, नेचुरल आवास है, जिसमें वो रहना चाहता है या रहना होना चाहिए, तो उसे कहते हैं इन सीटू। लेकिन इससे हटकर हम किसी अन्य स्थान पर, अगर जैसे मान के चलिए हमने कोई चिड़ियाघर बना दिया, कोई उद्यान बना दिया, या जैसे मछलियों के लिए हम लोग, मछली कहाँ रहती है, या तो समुद्र में रहेंगी, तालाब में रहेगी, वो उनका प्राकृतिक आवास है, लेकिन हम मछलियों को संरक्षण उनको एक्वेरियम बना के भी तो करते हैं, एक्वेरियम में ना बनाते, तो उसमें भी संरक्षण होता है, उनको भी खाना पीना मिलता है, तो वो हो जाएगा आपका एक्स सीटू। और जो प्राकृतिक आवास में होता है वो होता है इन सीटू। यहाँ पे आपको क्लियर बात है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो किसी वनस्पति के संरक्षण के लिए बायोस्फीयर रिजर्व बनाना, मतलब जहां वो रह रहे हैं उसी में संरक्षण करना, ये आपका क्या इसमें आ जाएगा, एक्स, ये इंस्टीट्यूट में आ जाएगा, सॉरी इंस्टीट्यूट में आ जाएगा, क्योंकि उसी आवास में संरक्षण किया जा रहा है। दूसरा क्या है आपका, वानस्पतिक उद्यान अगर बना देते हैं तो ये एक्स सीटू हो जाएगा, ठीक है, हमने स्पेशली उसी के लिए उद्यान बना दिया है। उसके बाद राष्ट्रीय पार्क, ये भी इंस्टीट्यूट में रहेगा, वन्य प्राणी अभ्यारण्य ये भी इंस्टीट्यूट में रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको एक्स सीटू और इंस्टीट्यूट समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिकता विविधता का रखरखाव कैसे किया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यानों में कैसे किया जाता है, तो राष्ट्रीय उद्यानों में उसी इन सीटू पद्धति से, क्योंकि इसके लिए अलग से कुछ तो बनाया नहीं जाता, तो ये हो जाएगा इन सीटू पद्धति, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सौवासन, सौवासन मतलब इन सीटू, ठीक है, इन सीटू याद रखेंगे। तो इन सीटू संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है, मतलब जो प्राकृतिक पर्यावास से अलग करके क्या है, ठीक है। देखिए, जयमंडल आगार ये तो बिल्कुल ठीक है, इन सीटू का उदाहरण है, और राष्ट्रीय उद्यान ये भी ठीक है। वानस्पतिक बाग, अगर वनस्पति का हम अलग से कोई बाग बना जाते हैं तो ये एक्स सीटू के अंदर आता है। पवित्र उपवन तो ऑलरेडी बने बनाए होते हैं, ठीक है। ओके, मुझे समझ, आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, वनस्पतिक बाग इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में क्रायो बैंक एक्स सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः उपयुक्त होती है, तो उसके लिए नाइट्रोजन गैस उपयुक्त होती है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में किस एक की स्थापना करने में निहित है, ठीक है। तो किस एक की स्थापना निहित है, तो जी मंडल रिजर्व, ठीक है, जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र में निहित है। अगला देखते हैं प्रश्न हम लोग।
अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आनुवंशिक आनुवंशिक विभिन्नता के। ठीक है, तो ये आनुवंशिक विभिन्नता का संरक्षण का ये क्षेत्र हो जाएगा। ठीक, ओके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। ठीक है, तो प्रवाल जो हमारी विद्या है उसका जो विनाश हो रहा है उसका सबसे प्रमुख कारण क्या है, तो उसका सबसे प्रमुख कारण हो जाएगा सागरों की लवणता में वृद्धि। ठीक है, अगला प्रश्न उसी संबंधित है, जो यहाँ पर लवणता को नहीं दे रखा है। अब हमें दूसरा कारण खोजना है कि प्रवाल विरंजन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो लवणता सबसे प्रमुख कारण होता है, लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे तो वैश्विक तापन से लवणता बढ़ती है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, ओके। और आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में किनमें प्रवाल भित्तियां हैं। ठीक है, तो कहाँ का प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, तो इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। ठीक है, दूसरा कच्छ की खाड़ी में भी पाई जाती हैं और मन्नार की खाड़ी में पाई जाती, सुंदरबन में नहीं है। ठीक है, सुंदरबन दलदली क्षेत्र है, वहाँ पर प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती। ठीक, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने 3 टॉपिकों को कवर करने का प्रयास किया है, जैव विविधता हॉटस्पॉट, जैव विविधता खास के प्रमुख कारण एवं उनका संरक्षण। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, एग्जाम में बने हुए थे, तो आपके आने वाले एग्जाम में इनकी संभावना भी बन जाती है। तो ठीक है, बने रहिए स्टडी एट उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।